हेलो वॉचर्स, पीदा वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग टावर ऑफ गॉड के सीजन 1 का पूरा समरी लेके आए हैं, वो भी विद इन 10 मिनट्स। मतलब कोशिश तो मेरी पूरी यही रहेगी, पर सीजन थोड़ा सा बड़ा है तो अगर उससे ज्यादा हो जाए तो मुझको माफ कर दीजिएगा। तो ये कहानी मैं एनिमे के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो, सब कुछ अच्छे से समझ में भी आए। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ, मतलब वीडियो की तरफ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमको दिखाए जाते हैं एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम होता है रेचल, लड़के का नाम होता है बाम। बाम को रेचल से प्यार है। पहले एपिसोड में ये बात आपको एकदम क्लियरली पता हो जानी चाहिए। तो बेसिकली बाम एक लड़का है जो कि खो गया है केव के अंदर। वो उस केव के अंदर कैसे आता है ये हमें नहीं पता। और रेचल एक लड़की है जो कि उसको मिलती है उसी केव के अंदर, और रेचल उस केव के अंदर कैसे आती है ये भी हमको नहीं पता है। बेसिकली रेचल ने ही सब कुछ सिखाया है बाम को, जो कि उसको पता है दुनिया के बारे में। पर रेचल ना इस केव में रहना चाहती है, ना वो रहना चाहती है इस टावर में। वो जाना चाहती है टावर के बाहर और वो देखना चाहती है स्टार्स, या फिर क्या पता वो खुद स्टार्स ही बनना चाहती है, ये भी हमको नहीं पता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि टावर का गार्डियन हेडॉन आता है और वो रेचल को लेके चला जाता है टावर के पास। बाम उसको देखता रह जाता है क्योंकि बाम भी उसके साथ जाना चाहता था, पर वो ऑब्वियसली जान नहीं पाता है। फिर रेचल टेस्ट देती है। फिर जब हेडॉन रेचल से मिलता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें गलती से लेते आया, एक्चुअली मैं तो बाम को लेने आया था, जिससे रेचल का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि नहीं, मेरी तो डेस्टिनी है टावर को क्लाइंब करना, स्टार्स को छूना, ये करना वो करना। तो फिर वो कहता है कि जाओ टेस्ट दे के देख लो। टेस्ट देने के लिए उसको एक बहुत बड़ी सी ब्लैक बॉल फोड़नी होती है, जो कि एक बहुत बड़े सी ईल के पीछे होती है, जो कि वो करने से पीछे हट जाती है। फिर हेडॉन कहता है कि तुम अब देखो तुम्हारा जो ट्रू सेवियर है, यानी कि मिस्टर बाम, वो कैसे ये काम करता है। फिर उसके बाद हमको बाम दिखाई देता है। बाम भी उसी टावर के अंदर आता है। वो पूछता है कि रेचल कहाँ है, जिसपे हेडॉन कहता है कि तुम्हें सारे जवाब टावर क्लाइंब करने पे मिल जाएंगे, तो अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो टावर चढ़ते रहो। और वो सेम टेस्ट उसके सामने भी रखता है टावर को चढ़ने के लिए अलाउ करने के लिए। तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम होता है यूरी जहाद। यूरी जहाद एक प्रिंसेस है और एक रैंकर है। ये दोनों चीजें क्या है ये आपको आगे पता चलेंगी। वो देखती है बाम को कि वो कैसे एक ईल को, इतनी बड़ी ईल को मारने वाला है, पर ये उसके आउट ऑफ औकात है। तो वो अपनी आर्सेनल में से एक तलवार उसको निकाल के दे देती है। उस तलवार का नाम होता है ब्लैक मार्च, जो कि 13th मंथ सीरीज वेपन की एक पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई थी यूरी के हाथों में, पर वो मैनिफेस्ट हो जाती है बाम के हाथों में। वो उस ईल को मार लेता है, उस पत्थर को तोड़ देता है और नेक्स्ट फ्लोर पे बढ़ जाता है। पर यहाँ पे बात यह है कि ना यूरी को और ना बाम को टाटा गुड बाय बोलने का टाइम मिलता है। वो जैसे ही उस बड़े से पत्थर को फोड़ता है वो नेक्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। नेक्स्ट फ्लोर पे एक ग्रास फील्ड होता है, वहां पे 400 लोग होते हैं, और जो टॉप 200 सर्वाइवर्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले होते हैं। इसका मतलब कि उन 400 लोगों को अपने आप को कट डाउन करना होता है 200 लोगों में। फिर होने लगती है सब जगह मार। फिर हमको एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसका नाम होता है रैग, यानी कि एलिगेटर बेटा। तो एलिगेटर जो होता है वो देखता है बाम को, बाम के हाथ में वो तलवार देखता है और वो जान जाता है कि वेपन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसको कूटने के लिए वहां पे खुद चला आता है। पर इससे पहले कि वो उसको कूट सके, वहां पे एक बंदा आता है खून करके, वो उसको बचा लेता है। तो बेसिकली ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, काइंड ऑफ पेयरिंग से हो जाती है। हमको इसी टेस्ट सेंटर का दूसरा साइड भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमको एक और दिखाई जाती है बंदी, जो कि लिजर्ड होती है, और उसके हाथ में भी एक ऐसी ही तलवार होती है जैसे कि बाम के हाथ में होती है। बस अंतर ये होता है कि वो हरे कलर की होती है। उस लड़की का नाम होता है अनाक जहाद। जैसे मैंने बताया कि टीम बन जाती है बाम, खून और रैग के बीच में, वैसे ही दूसरी साइड एक टीम और बन जाती है हात्सू और अनाक जहाद और एक और बंदे के बीच में, जिसको मार्शल आर्ट्स आते थे, जिसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका नाम हम नहीं बताएंगे। एनीवेज, तो नेक्स्ट चैलेंज ही यही होता है कि जब वो लोग 200 लोगों में कट डाउन हो जाते हैं तो आपको 3 के पेयर्स बनाने होते हैं, और 3 के पेयर जो बना पाएगा और एक दूसरे को टच करता रहेगा वही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो ये सारी रेस्पेक्टिव टीमें आगे बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद उनके और बहुत सारे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली उनका पहला टेस्ट ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर आता है और वो अपनी बहुत सारी सिंसू रिलीज कर देता है, और इस सिंसू की जो वॉल होती है उन लोगों को वापस क्रॉस करके आनी होती है। तीनों टीम मेंबर में से अगर कोई एक भी नहीं कर पाएगा तो फिर उनकी टीम स्टक हो जाएगी। पर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि बाम है, वो इस सिंसू से पुशबैक होता ही नहीं है। फिर आगे ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जहाँ पे एक टेस्ट होता है कि उनको एक करेक्ट डोर चूज करना होता है, पर बेसिकली उनको बस एक डोर चूज करना होता है विद इन 5 मिनट्स। तो वो बेसिकली एक प्रेशर टेस्ट था। हमको वहाँ पे एक कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसका नाम होता है यू हानसुक, जो कि बेसिकली टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फिर हमको एक बात बताई जाती है कि जैसे इस टेस्टिंग एरिया में इतने सारे टेस्ट चल रहे होते हैं, वैसे दूसरे टेस्टिंग एरिया में भी टेस्ट चल रहे होते हैं।
पर वहां पे केवल एक ही टीम बच पाई होती है। उस टीम ने बाकी सारे लोगों को मार दिया होता है और ये काम करने के कारण जो वहां का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यू के पास आता है और कहता है कि प्लीज हमारी टीम ले लीजिए, इनको संभाल लीजिए, ला ला लोरी दूध की कटोरी। तो फिर ये लोग एक और टेस्ट बनाते हैं जो कि पूरी तरीके से वॉलंटियरली होता है, जिसको कहते हैं क्राउन गेम। बेसिकली एक क्राउन होता है, तीनों टीम मेंबर में से कोई एक मेंबर क्राउन पहन के उस थ्रोन के ऊपर बैठेगा। एक बार आप थ्रोन के ऊपर बैठ गए तो फिर आप थ्रोन से हट नहीं सकते हैं और आपके बाकी दोनों टीम मेंबर्स को आपको डिफेंड करना होगा बाकी आने वाली टीम से। जो लास्ट तक उस थ्रोन पे बैठा रहेगा क्राउन लेके, वो ये गेम जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनाग, जिहाद और हात्सु जाके उस थ्रोन पे बैठ जाते हैं। मतलब अनाग बैठी होती है, हात्सु उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और साथ में प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो मार्शल आर्ट्स वाला लड़का। और वो लोग कुछ खास कर पाता नहीं है, वो लोग थ्रोन से हट जाते हैं। फिर ये लोग भी आ जाते हैं, फिर बेसिकली बाम थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है। पर तब हमें पता चलता है कि इस गेम का असली मोटिव है क्या। जो दूसरे टेस्टिंग एरिया की जो टीम थी उसके बारे में हमको पता चलता है। उस टीम में होती है रेचल के साथ एक बहुत बड़ा सा बंदा होता है जो कि मतलब क्या लड़ाई कर रहा होता है भाई, जो रैक को भी पीट दे इतना पावरफुल लग रहा होता है। और तीसरा वहां पे होती है एंडोर्सी भी जहाद होती है, एंडोर्सी भी प्रिंसेस होती है। तो यहाँ पे हमको दो प्रिंसेस दिखाई जा चुकी है, अनाग जहाद और एंडोर्सी जहाद। पर एंडोर्सी अनाग से कुछ ऐसा बोल देती है कि अनाग बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। इस बीच में एक चीज ये भी होती है कि अनाग को पता चलता है कि बाम के पास है ब्लैक मार्च। अनाग उससे कहती है कि अगर तुम ये गेम जीत गए तब तुम ये रख सकते हो, पर अगर तुम ये गेम नहीं जीते तो तुम अपनी तलवार मुझे दे देना। जिसपे बाम कहता है कि मैं तुम्हारी शर्त पे मानू ही क्यों। तो वो कहती है कि वैसे मैं बाहर निकलने के बाद तुमको मारने ही वाली हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई एक चांस है तो वो अभी ही है। तो ऑब्वियसली बाम इस बात को मान ही जाता है। फिर जैसा मैंने बताया गेम कंटिन्यू होता है, बाम बैठा होता है थ्रोन पे और उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं खून और रैक, और बाकी सारी टीम उनके ऊपर अटैक कर रही होती है। पर तभी हम देखते हैं जो दूसरी टीम ज्वाइन करती है वो उनको अटैक करने के बजाय उनको भी डिफेंड करने लग जाती है, जो कि कैसे होता है, क्यों होता है, हमको बिल्कुल भी नहीं समझ आता है। फिर जो बची हुई टीम है वो कंटिन्यूअसली इनके ऊपर अटैक कर रही होती है और उन्हीं में से एक बंदी होती है यूटो रैक की चटाई कटाई करते हुए आ जाती है रेचल की तरफ। वो रेचल के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि उसको बचाने के लिए बाम थ्रोन से कूद जाता है, यानी कि बेसिकली वो उसको वेस्ट कर देता है। इतनी देर सब लोग बैठे, 10-15 सेकंड की बात और थी, पर रेचल मर जाती तो कैसे काम चलता। फिर वो उसको कूदता है बचाने के लिए, बचा पाता है, पर उसी चक्कर में वो अपनी बहुत सारी सिंजू रिलीज कर देता है और क्राउड टूट जाता है और इसी के साथ साथ ये गेम भी खत्म हो जाता है और वो जो लड़की थी यूटो उसको बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है। ये क्राउन गेम खत्म होने के बाद उन लोगों को उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस बताई जाती हैं। पोजीशंस मतलब ये कि कैसे वो 5 मैन की टीम में परफॉर्म करेंगे और आगे आने वाले टावर में अपना काम करेंगे। सबसे पहली पोजीशन होती है फिशरमैन, यानी कि वो लोग जो बंदे तलवार से लड़ने वाले होते हैं। इसमें आता है हमारा हात्सु, हमारी आती है अनाग जहाज, हमारी आती है एंडोर्सी। दूसरी पोजीशन होती है स्पेयर बेरर मतलब ऑब्वियसली जो भाला लेने वाले हैं। इसमें आते हैं रैक, इसमें आता है वो दूसरा वाला बंदा जो कि रेचल के साथ था। फिर तीसरी पोजीशन होती है स्काउट यानी कि वो बंदे जो सब कुछ देखने वाले हैं, जो कि इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाले हैं, ये तब नाम से पता चल रहा है। फिर लाइट बेरर जो जस्ट वहीं पे सबके लिए लड़ाई कर रहे होंगे या फिर मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होंगे लाइट के अंदर। इसमें हमारा खून होता है। और लास्टली वेव कंट्रोलर यानी कि वो लोग जो शिनशु को कंट्रोल करने वाले हैं। फिर सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग शुरू होती है। इसी बीच जो रेचल होती है वो अपना नाम चेंज कर देती है मिशेल लाइट पे, ताकि बाम को पता ना चल सके कि वो वहां पे आ गई है। पर बाम को पता होता ही है, पर फिर भी क्योंकि रेचल उससे मिलना नहीं चाहती थी तो वो भी रेचल से नहीं मिलने जा रहा होता है। बेसिकली ऐसे टाइम कटता रहता है और एक और बंदा भी होता है जिसको बाम से बहुत जेलसी भी हो जाती है क्योंकि बाम इतना ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। तो ये सब होता रहता है। इसी बीच इन लोग की दोस्तियां भी बढ़ जाती हैं क्योंकि साथ में बैठ के खाना ना खा रहे हैं। फिर फाइनली आता है टेस्ट डे। टेस्ट ऐसे होता है कि इनका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही वाला एडमिनिस्ट्रेटर जिसने रेचल लोगों को पास किया होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक सिंबल होता है, अगर आप उसका सिंबल चुरा के आगे बढ़ गए एक सर्टेन पॉइंट से तो फिर आप जीत जाएंगे। अगर आप केवल अपना ही सिंबल बचा के जबकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर पीछा कर रहा है वह गेट से बाहर निकल गए तब भी आप जीत जाएंगे। पर एडमिनिस्ट्रेटर का पॉइंट अगर आप चुरा लिया तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे और अपना ही पॉइंट लेके गए तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। ये गेम 2 टीमों में होने वाला था, टीम ए और टीम बी। जो टीम ए होती है उसमें खून लोग होते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट ये फीट अकॉम्प्लिश कर ही लेते हैं, पर क्योंकि उनको बाम को भी पास कराना होता है इसलिए वो जानबूझ करके फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो पास हो जाते हैं तो बाम लोग पास नहीं हो पाते। और खून की टीम में लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बल पे ही पास हो जाते। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर हो रहा है तो हो रहा है। फिर हमको टीम बी के बारे में दिखाया जाता है और सही वजह तो टीम बी में आता है। फर्स्टली तो मैंने जैसा आपको बताया, क्योंकि
खून की टीम जीत गई होती है, पर उसने ऑलमोस्ट लास्ट में खुद ही गिव अप कर दिया। इसी कारण एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि ऑलमोस्ट बेइज्जती हो गई ना उसकी। फिर इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक और बंदा है जो कि पागल हो गया है एकदम से, जो कि मारना चाहता है रेचल को या फिर वो मारना चाहता है बाम को ताकि वो टेस्ट को पास कर पाए। इसीलिए वो एक चाकू लेता है और उनकी कमर में घोंप देता है। उसको बचाने के लिए वहां बाम भी होता है पर वो उसको नहीं बचा पाता है। इसी चक्कर में वो लड़का भी मारा जाता है। दूसरी तरफ एंडोर्सी भी इग्निशन वेपन पा जाती है और वो इस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर से लड़ाई वड़ाई करती है। इन्हीं सब चीजों के बीच में ये भी टेस्ट खत्म हो जाता है। यानी कि टेस्ट बहुत वियर्ड सा था। यहाँ पे ना कोई पास होता है ना कोई फेल होता है, सब लोग अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे पास फेल होने वाले होते हैं। इसमें पॉइंट नोट करने वाला बस इतना है कि हमारी जो रेचल है उसको कमर के ऊपर एक चाकू घुप दी गई है, इसी कारण से वो पैरालाइज हो गई है। अरे एक बात तो आपको बताना भूल ही गया, जैसे मैंने बताया कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट भी होता है इससे पहले। तो जो स्पेयर बेयरर्स का टेस्ट था वो बस इतना था कि एक 2-3 पहाड़ी दूर एक बहुत बड़ा सा निशाना होता है, अगर आप उसको मार दिए तो फिर आप पास हो गए। तो जो बंदा रेचल के साथ था वो तो बहुत पहले ऑलरेडी पास हो चुका होता है क्योंकि उसने एक ही बार में कर दिया होता है, और साथ में पास हो चुका होता है बाम। तो जैसे ही रेचल को वो चाकू घोंपा जाता है वो आदमी वहीं पे मर जाता है। पहला टेस्ट खत्म होने के बाद हमारी रेचल पैरालाइज हो चुकी है, तो अब उसके साथ क्या होगा दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमको एक और नए कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है यूनिट 67। यूनिट 67 आया होता है अनाक जहाद को मारने के लिए और रिट्रीव करने के लिए ग्रीन अप्रैल, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट प्रिंसेस नहीं है। हमको ये भी पता चलता है कि वो लेजिटिमेट प्रिंसेस कैसे नहीं है। तो बेसिकली अनाक जहाद की जो मॉम है वो असली अनाक जहाद थी, पर क्योंकि उसने शादी कर ली थी और जहाद प्रिंसेसेस को शादी करना अलाउड नहीं था, इसीलिए किंग की यूनिट ने अनाक जहाद को मार दिया था और मरते मरते उसने अपनी तलवार यानी कि ग्रीन अप्रैल पकड़ा दी थी नई वाली अनाक जहाद को। ये बात एंडोर्सी को भी पता होती है और इसी कारण एंडोर्सी उसको प्रोटेक्ट करना चाहती होती है कि वो अनाक के साथ टावर चढ़े, और यही वाली तलवार रिट्रीव करने के लिए आया होता है हमारा अपना यूनिट 67। यूनिट 67 ये बात बताता है यू हानसुंग को, जो कि बेसिकली टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और वो कहता है कि मिस्टर जिहाद को पता होना चाहिए, मतलब यू कहता है कि मिस्टर जिहाद को पता होना चाहिए कि हम भी उसी के लिए काम करते हैं, तो फिर आप चिंता मत करिए। फिर हमको पता चलता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग अगर इंडिविजुअल टेस्ट देंगे तो फिर ये लोग नहीं जा सकते हैं रेचल को लेके, पर अगर ये लोग गार्डियन वाले टेस्ट देंगे तो ये लोग ऊपर जा सकते हैं। तो ये लोग गार्डियन टेस्ट देने का डिसाइड करते हैं। तो गार्डियन टेस्ट कुछ इस टाइप का होता है। कंसीडर दिस, एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर पानी है, मतलब बिना पानी का कैसा पॉन्ड, और वहां पे बहुत सारी डॉल्फिन्स है। तो डॉल्फिन्स बहुत क्यूट सी डॉल्फिन्स, तो डॉल्फिन्स अपनी शिंजू का यूज करके अपने अराउंड नेट बनाती हैं और वो नेट के अंदर फिश फंसा के ऊपर लेके जाती हैं अपनी डॉल्फिन क्वीन को खिलाने के लिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं और उनके अर्थवॉर्म्स हैं, वो सक करते हैं इन डॉल्फिन्स को ताकि वो उनको मार के खा सकें। पर इनका भी एक नेचुरल एनिमी है जो कि है बोर। तो बेसिकली उन लोगों को बोर को इंटरजेक्ट कराना है इन गॉब्लिन्स के पाथ के बीच में ताकि डॉल्फिन इसको कंप्लीट कर सके। इन सब के बीचों बीच में होते हैं हमारे बान और रेचल, जो कि एक शिंसू की स्फीयर में है। उस शिंसू की स्फीयर में ये लोग इसलिए हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। जब मछलियां जाएंगी क्वीन के अंदर, उसी के साथ साथ ये स्फीयर भी जाएगा क्वीन के अंदर, और पॉटी के साथ अगर ये लोग बाहर निकल गए तो इन लोग का टेस्ट कंप्लीट हो गया, ये लोग जीत गए। हाँ मतलब सच्ची मुच्ची ऐसा है। पर इसमें एक और फैक्टर भी है जो कि है दबुल करके भी एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे रैंकर्स लड़ने में भी डरते हैं। वो भी यहाँ पे इन लोग का काम खराब कर सकता है। तो बेसिकली खून एक स्ट्रेटेजी बनाता है। स्ट्रेटेजी वो ये बनाता है, तो खून जो स्ट्रेटेजी बनाता है वो कुछ इस टाइप की होती है कि बहुत सारी गलियां हैं, गलियां मतलब कि अंडरग्राउंड गलियां, और उसी गलियों से बहुत सारे बेयर्स जाते हैं, उसी गली से बहुत सारे बोर्ड्स जाते हैं। तो खून को बस इतना करना है कि उसको सारी के सारे गलियां क्लोज कर देनी है जो कि दूसरे डायरेक्शन में जाती हैं, और उसी डायरेक्शन में सब गलियां लाके खड़ी कर देना है जिस डायरेक्शन में अर्थवॉर्म सक करने वाले हैं बहुत सारे बोर्ड्स को। तो जैसे ही उन गलियों को फोड़ेंगे वो बाहर आ जाएंगे, गॉब्लिन्स लड़ाई करेंगे और उसके बाद मारधाड़ हो जाएगी और वो समझ वहां पहुंच नहीं पाएंगे, और वो लोग ऐसा करने में कामयाब हो भी जाते हैं। मैंने इतना जल्दी ये बता दिया क्योंकि हम बता सकें उस साइड क्या होता है। दूसरी साइड तब तक ये होता है कि यूनिट 67 ऑलमोस्ट मार डालता है अनाक जहाद को और एंडोर्सी को, पर इससे पहले कि वो उनको मार पाए वहां पे आ जाती है यूरी जहाद। फाइनली मिस यूरी हैज रिटर्न। तो यूरी वापस आते ही उसकी कटाई शटाई कर देती है, यूरी 67 को पल भर में मार के खत्म कर देती है, और वो साथ में लेके चली जाती है ग्रीन अप्रैल। और क्योंकि ब्लैक मार्च भी उसी के पास होती है, यानी कि अनाक के पास होती है, क्योंकि हमने जैसा बताया बाम शर्त हार गया होता है, तो फिर वो अपनी ब्लैक मार्च भी ले ही लेती है। वो दोनों तलवार लेके वापस चली जाती है, और बेसिकली बहुत सारी दिक्कतों के बाद फाइनली सब लोग अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। पर तब तक बुल की एंट्री होती है। जो बुल होता है वो जाके अटैक करने लगता है बाम और रेचल की तरफ।
बाम अपनी वंस अगेन पावर यूज करके उस बुल को किसी तरीके से हरा देता है। इस मोमेंट में हमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी बाम रेचल का हाथ पकड़ के कहता है, ओ बेबी गर्ल, देखो ना कितना सब कुछ चमक रहा है, हम दोनों का हाथ कितना चमक रहा है। इसमें रेचल कहती है, हाँ चमक रहा है चमक रहा है। पर तभी सीन कट होता है रेचल के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। रेचल के लिए कुछ भी नहीं चमक रहा होता है, जो भी चमक रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाम के लिए चमक रहा होता है। बेसिकली जो चीज रेचल चाहती थी, रेचल जो स्टार बनना चाहती थी, वो स्टार बाम बन चुका था। उसके पास फ्रेंड थे जिसके ऊपर निर्भर करते थे, पर रेचल के पास कोई नहीं था। उसके पास वो सुपरनेचुरल पावर भी थी जो कि रेचल के पास नहीं थी। रेचल को डर था कि बाम वो स्टार बन जाएगा जो कि वो कभी नहीं बन पाएगी। फिर वापस सीन कट होता है और हमको बताया जाता है हेडॉन के बारे में। और हेडॉन ने क्या बोला था रेचल को? हेडॉन ने बेसिकली बोला था कि अगर तुम्हें स्टार बनना है तो तुमको बाम को मारना होगा। फिर क्या? फिर रेचल जो कि लगड़ी लूली होती है, जो कि ऐसे पड़ी होती है कुर्सी में, वो ऐसे खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद बाम को ऐसे धक्का दे देती है। और इसी के साथ साथ ये सीजन यानी कि एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर हमको बैक स्टोरी बताई जाती है, पर बैक स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी गई है। तो बेसिकली रेचल का मोटिव बस इतना होता है कि उसको स्टार बनना है और उसके लिए अगर उसको बाम को भी मारना पड़ेगा तो वो बाम को भी मार देगी। यही हुआ था हमारे सीजन 1 में। रेचल के पास और ज्यादा सिंपैथी हो गई है क्योंकि पहली बात तो सबकी नजरों में लूड़ी रंगड़ी है और दूसरी बात उसका बेस्ट फ्रेंड उसका बाम मर गया है। तो वो लोग अब उसको और हेल्प करने वाले हैं ये टावर क्लाइंब करने के लिए। तो हम सीजन 2 का भी हर एपिसोड का रिव्यू लेके आते रहते हैं हमारे चैनल पे। सीजन 1 का रिव्यू कैसा लगा इसको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने बहुत नौटंकी किया है इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।